वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, आज हम लोग 31 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। इसी ने जो है ना भारत में राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया था। 1800 कब किया था ये अनुमानित? 1867 में 1867-68 में ये अनुमानित किया था राष्ट्रीय आय को। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था ये? तो ये बताया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद जो है डेनियल डिग्बी ने ये 1899 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया? 19 रुपया बताया था। जबकि दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम 1867-68 में जो है ना प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था? तो 20 रुपया। जबकि डेनियल डिग्बी नामक जो आदमी था, उसने अर्थशास्त्री था, इसने 1899 ईस्वी में बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 19 रुपया है। जबकि और बता देते हैं आपको, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो सीएसओ करता है। कौन? सीएसओ का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको बोलते हैं। यही करता है वर्तमान में अभी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति कौन था? तो महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम आय समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस। और आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री कौन था? तो आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री वही था। कौन? दादा भाई नौरोजी। यही था आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री। और धन निकास सिद्धांत जो है ना दादा भाई नौरोजी यही दिया था। और कौन एक सिद्धांत दिया था? थ्योरी ऑफ ड्रेन, अर्थात धन निकास सिद्धांत दिया था। कौन? दादा भाई नौरोजी। अब चलिए आगे क्वेश्चन हम जानते हैं। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है ना भारत की प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष यही थी, एनी बेसेंट। कब? 1917 में। 1917 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। जबकि भारत का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेंगे अगर कौन है तो कौन होगा? सरोजिनी नायडू। 1925 में सरोजिनी नायडू कहते 1925 में कानपुर अधिवेशन में किया था ये। जबकि एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन में किया था। ये कोलकाता अधिवेशन में किया था एनी बेसेंट। जबकि सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर में। जबकि 1917 में ये एनी बेसेंट। जबकि हम जानते हैं कि भारत में टोटल 3 महिला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता 3 महिला किया था। पहला एनी बेसेंट 1917, दूसरा सरोजिनी नायडू 1925 और तीसरा है 1933 में। याद रखिए, नलिनी सेन गुप्ता। कौन? नलिनी सेन गुप्ता ये तीसरा महिला थी। 3 महिला अध्यक्षता किया था। अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा ये कृषि ऋण में होगा। कृषि ऋण में सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। देखिए, भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो 20वीं सदी के प्रारंभ यानी शुरू में हो गया था। ये 20वीं सदी के शुरुआत में हो गया था, प्रारंभ में, शुरुआत में। ठीक है। उसके बाद भारत में आज भी 35% जो है ना 35% जो ऋण असंगठित क्षेत्र में है। ऋण कितना किस क्षेत्र में है? तो असंगठित क्षेत्र में है। और प्राथमिक शाखा जो है ना समितियां सहकारिता की प्रथम इकाई थी। और भारत में महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में सहकारिता अधिक सफल रहा था। ठीक है ना। और भारत में सर्वाधिक चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र में ही है। अब चलते हैं हम कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ठीक है ना, अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। कौन? तो दलित मुक्ति मोर्चा ये भीमराव अंबेडकर नहीं किया था। लेकिन किया था किसका? तो समता सैनिक दल का किया था, स्वतंत्र मजदूर संघ का किया था, और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया था। तो अब जो है इसके बारे में देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे। ठीक है ना, जानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कौन पैक्ट हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। कब? 1932 में। याद रखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? ये पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है।
और पुनः पैक्ट द्वारा भारत में दलितों को बांटने का प्रयास किया गया था, ठीक है ना। और प्रारूप समिति में कितना अध्यक्ष सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितना सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्षता कौन किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, प्रारूप समिति का अध्यक्षता किया था। और प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, कब, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्यीय आयोग था ये, जिसमें इसका अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो इसका आंसर जो सही होगा क्या होगा, सिंदरी। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था सिंदरी में। जी, इसका स्थापना कब हुआ था, 1951 में। सिंदरी उर्वरक प्लांट का स्थापना 1951 में। भारत में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर है, भारत यूरिया में आत्मनिर्भर है, और पोटास में आयात पर निर्भर करता है, जो पोटास है। और भारत में NPK अनुपात उचित नहीं है, क्योंकि और सभी खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ना, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, और उसके अलावा भी किया जाता है, जिंक तिंक किया जाता है, इसलिए ये उचित नहीं है। और भारत में सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया जाता है उर्वरकों में। पूछेगा कि उर्वरक में सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है, तो यूरिया का। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 46% जो है ना, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। नाइट्रोजन आपको मिलेगा यूरिया में 46%। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, ठीक है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट जोन इसको बोला जाता है। तो हॉट स्पॉट जोन जो है ना, ये पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट, ये केरल के तट पे है, पड़ता है इधर से। तो इसी को बोला जाता है ना जैव विविधता क्षेत्र बोला जाता है। भारत में पश्चिमी घाट है जैव विविधता क्षेत्र, हॉट स्पॉट जोन। और भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध है। और भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। कितना, 18 जैव मंडलीय, विविधता नहीं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और विषुवत क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। विषुवत रेखा कहाँ मिलता है, तो जहाँ पे 12 घंटा सूर्य लंबवत आपको डायरेक्ट माथा पे पड़ता है, डायरेक्ट लंबवत पड़ता है, वहीं पे विषुवत रेखा है, वहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होता है, इसीलिए। और विषुवत रेखा से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा भारत का जो कन्याकुमारी है, भारत का अंतिम सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, वह कितना किलोमीटर दूर है, तो 876 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम आते, इसलिए जो है ना तमिलनाडु, कन्याकुमारी सब में जो क्षेत्र में अधिक से अधिक गर्मी मिलता है, क्योंकि विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक में है। अब चलिए आगे है कि विषुवत क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है, और ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता कम पाया जाता है। जबकि ध्रुवीय मतलब पोलर जो होता है ना, वहाँ ठंडा मिलेगा ज़्यादा आपको। और जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील की एक जगह है, रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील का जगह है, वहीं पे सबसे ज़्यादा अधिक जैव विविधता पाया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। अब आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो हवा में जो परागण होता है, यानी वायु में जो परागण होता है, उसको कहते हैं वायु परागण, ठीक है। हवा में तो हवा परागण, अर्थात इंग्लिश में वायु परागण। देखिए परागण जो है ना, किसको कहते हैं, तो परागण कहते हैं जो है परागकोश से निकलकर और अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचाने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। ये जो परागण है ना, परागण कितना प्रकार का होता है, तो परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, इसमें पहला क्या हो गया, पहला स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पर परागण, पहला स्वपरागण, दूसरा पर परागण। और परागण जो है ना जल, वायु, कीट इत्यादि के द्वारा होता है, ठीक है। देखते हैं ना, जल से यानी बरसात अरसात से, यानी कि जल से, वायु, हवा में, कीट एक पौधा से दूसरा पौधा पे जाएगा तो परागण होता है, तो इसके द्वारा होता है। पक्षी द्वारा परागण को पक्षी परागण कहते हैं, ठीक है। वायु द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। जल द्वारा परागण को जल परागण कहेंगे, यानी जिस द्वारा होगा उसको, कीट अगर द्वारा होगा तो कीट परागण कहेंगे, बस सिंपल बात। अब 7 नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ठीक है, तो 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से ऑप्शन में बोल रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक लिंगानुपात है। जबकि अगर हम पूरा इसका डिटेल जानेंगे लिंगानुपात के बारे में, तो देखिए जो तमिलनाडु में ना इसका 996 है लिंगानुपात 2011 जनसंख्या के अनुसार। जबकि केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कितना इसका है? तो 1084, यानी कि 1000 लड़का पे 1084 लड़की। लिंगानुपात का मतलब यही होता है। और जैसे बिहार में 918 है, बिहार में अगर लिंगानुपात पूछेंगे तो कितना होगा? 918। और सिक्किम में 890 है। ठीक है, कर्नाटक में कितना होगा? कर्नाटक में 973 होगा, याद रख लीजिए। तो दो याद रखिए, सबसे अधिक केरल 1084, बिहार का 918, ठीक है ना। और तमिलनाडु में अगर बोलेगा तो 996। अब चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात अगर बोलेगा तो कितना है? तो 943। 2011 की जनगणना के अनुसार एवरेज लिंगानुपात होता है जो पूरा इंडिया का है, कितना होता है? 943, 943 होता है, भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे कम राज्यों में जो है लिंगानुपात, किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हरियाणा में कितना है? तो 879, 879। सबसे अधिक तो केरल में 284, सबसे कम तो हरियाणा में 879। अब पूरा भारत में लिंगानुपात पूछेगा तो 943 होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केसर जो है ना, इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखिए। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे उत्पादन अधिक होता है। और जो है पश्चिम बंगाल में किसके लिए उत्पादन फेमस है? पश्चिम बंगाल तो सबसे ज़्यादा जूट होता है, यानी पटसन होता है जूट, जूट के लिए पश्चिम बंगाल हो गया। उत्तर प्रदेश में जो है ना किसके लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश हो गया आपको गेहूँ, ठीक है ना, आलू, गन्ना जो होता है, गन्ना जिसे चीनी बनता है, तो वो उत्तर प्रदेश। अगर चीनी मिल अधिक सबसे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। जबकि चीनी को जबकि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। चीनी मिल का संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन कौन सी का? तो सोयाबीन का होता है। ठीक है, और कर्नाटक में तो कहवा यानी कॉफ़ी और रेशम, ये दो चीज़ के लिए होता है कर्नाटक। उसके बाद जो है असम, तो असम चाय के लिए फेमस है, चाय का उत्पादन में 1 नंबर में असम है। ठीक है, अब 9 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? ठीक है, तो 2017 को जो है ना इसने पर्यटन का सतत विकास वर्ष के रूप में घोषित किया था। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन हम लिए हैं। उसके बाद विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्या कितना 12 जनवरी को हो गया। उसके बाद जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रम दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। और उसके बाद बचा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस तो 20 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अब आगा चलिए क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की जो उद्देशिका, प्रस्तावना, उद्देशिका किसको बोलते हैं? उद्देशिका प्रस्तावना को बोलते हैं। तो क्या है इसका आंसर सही होगा? देखिए बोल रहा है कि पहला है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है। उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तन चेंज नहीं कर सकता है, ये सही है। दूसरा कथन है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है, पूरा इसके बारे में बताता है ना। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 किस में है? तो ए नंबर में है, ये तीनों सही हो गया। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए कि प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा एवं कुंजी कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है, हृदय,
किसे कहा जाता है संविधान का आत्मा एवं हृदय? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना संविधान का क्या करता है? दर्शन है। संविधान का दर्शन कौन है? प्रस्तावना है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में क्या किया था? पेश किया था। और यह 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने क्या किया? स्वीकार किया। तो प्रस्तावना को संविधान सभा कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कारण चींटी जो काटता है ना, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण जो है ना खुजली होता है, दर्द होता है, लहर मारता है। उसके बाद जो है चींटी के डंक और नेटल का डंक में कौन अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। अचार और सिरका में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। अब चलिए 13 नंबर में, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 6 अगस्त 1945 को। यानी कि 2 बार परमाणु बम गिराया था, एक हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिरा था? ये हिरोशिमा पे गिराया था। 6 को हीरो हो गया हिरोशिमा पे। ठीक है, और 9 को नागासाकी। 9 अगस्त को कहाँ गया था? 9 अगस्त याद रखिए, 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था परमाणु बम। और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्मोगार्डो में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ठीक है, अब चलिए आगे। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि परमाणु बम को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर। कौन बनाया था? ओपेनहीमर, रॉबर्ट ओपेनहीमर ये बनाया था परमाणु बम को। जबकि परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑटो हॉर्न। याद रखिए, परमाणु बम को बनाया किसने था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर। और सिद्धांत किसने दिया? परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या आंसर होगा इसका? ऑटो हॉर्न। क्या होगा आंसर? ऑटो हॉर्न ने दिया था परमाणु बम का सिद्धांत। अब किस क्वेश्चन है आगे कि भारत के लिए अमेरिका में कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा, सॉरी, पारादीप पोर्ट। ठीक है ना, ये पारादीप पोर्ट पे सर्वप्रथम जो अमेरिका का कच्चा तेल पहुंचा था। और जो है उसके बाद हम जान लीजिए भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? तो मुंबई पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट तो मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये। उसके बाद जो है ना कंडला पोर्ट ज्वारिया बंदरगाह है। ठीक है, और भारत में जो है आयात में वस्तु में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का जो खर्च होता है ना किस में? तो पेट्रोलियम पर जो है ना किया जाता है। अब आगे चलिए 15 नंबर में, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, अल बरूनी। किताबुल हिंद के किसने लिखा? किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखा। अल बरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद। और ये अबू रेहान अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था भारत? तो 1017 ईस्वी में भारत आया था। 1017 ईस्वी में भारत आया था और 27 तक रहा था, पंजाब में ये निवास किया। और भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण दिया गया है। किताबुल हिंद जो है ना पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि 1017 में आया था तो 11वीं सदी हुआ ना, इसलिए इसको 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। किसको? किताबुल हिंद इस पुस्तक को कहा जाता है जो अल बरूनी ने लिखा था। अब है दरासिको। मुगल राजकुमारों में सबसे विद्वान राजकुमार था कौन? दरासिको। और अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखा है। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका जो किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर। देखिए, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के क्या है? विरुद्ध है। इसका क्या कहना है? कहने का ये तात्पर्य हो गया, ठीक है, कि तात्पर्य हो गया कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता, अर्थात द्रव्यमान कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए, कहीं भी रखेगा ना द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? या तो ऊर्जा की जो कुल मात्रा है ना वह नियत होती है, जितना भी मात्रा है ऊर्जा का वह हमेशा कांस्टेंट होता है।
चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है। और ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है, न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यही ना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और ऊर्जा बस इसी पे ये क्वेश्चन दिया गया, कुछ ने में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के क्या विरुद्ध है। अब चलिए, कौन से IIT संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर से लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर, ठीक है। अब चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन हो गया, उस समय का क्वेश्चन है। ये राजू कुमार जो है ना, पहले था अब चेंज हो गया, अब इसके जगह पर कौन आ गया है, सुमन बेरी। याद रखिए, वर्तमान में कौन है नीति आयोग उपाध्यक्ष, सुमन बेरी, यही है नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी। उसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है, कह रहा है आंसर, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। देखिए, छत्रक जो है ना स्वपोषी, ये गलत है। चंदन काष्ठ पौधा जो है ना, ये आंशिक मूल परजीवी होता है, याद रखिएगा। चंदन का जो पौधा आता है कैसा परजीवी होता है, परजीवी है, दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन आंशिक, और जड़ बड़ा यानी मूल, थोड़ा जड़ भी है इसमें, आंशिक मूल परजीवी है। और कसकुटा जो है ना परजीवी होता है, तो पूरा स्पष्ट है, कसकुटा परजीवी के अंतर्गत आता है। और नेपेंथिज जो है ना मांसाहारी होता है, ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है। अब आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, आंसर इसका सी होगा, पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अब आगे चलिए, 21 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा, कागज़ का जलना। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो एक बार होने के बाद दोबारा उस चीज़ में हम फिर परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इस तरह की घटना को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में, जैसे पानी से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यानी भौतिक परिवर्तन में जो घटना हो गया है, जो पहले था तो बाद में जो हो गया वो बाद वाला फिर पहले भी हो जाएगा। अर्थात पानी से बर्फ बनना तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। फिर बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, लेकिन कागज़ जल गया तो उसको फिर कागज़ नहीं बना सकते हैं, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, क्या कर रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का और एक उदाहरण जान लीजिए, चावल से भात बनना, भात बन गया चावल से तो भात फिर चावल बनाएगा, नहीं बनाएगा। कोयला का जलना, कोयला अगर जल गया तो फिर वो नहीं आएगा अपना पूर्व अवस्था में। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है, ठीक है, कि जिसमें कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि पुनः पूर्व अवस्था में आ सकता है, जैसे जल का वाष्प होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल जो वाष्प बनता है, फिर वाष्प से जल बन जाता है। अब क्या 22 नंबर में है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है, ठीक है, सुनहरी अर्थात गोल्डन चावल क्या है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं, केरोटीन के लिए ये ट्रांसजेनिक चावल है। अब जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है, विटामिन B1 जो पाया जाता है चावल में, तो उसका रासायनिक नाम थायमिन है। और गोल्डन राइस कृत्रिम रूप से बनाया गया राइस होता है, जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। अब आगे चलिए 23 नंबर में, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है, लूसी, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, ये इंडोनेशिया में है लूसी। और इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, और जकार्ता इसकी राजधानी है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया है। एक ट्रिक बताए थे ना कि भारत थी किस देश का रुपया जो है ना, देश में जो है ना मुद्रा रुपया है, तो उसका श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका नेपाल हो गया, उसके बाद जो है ये मालदीव हो गया, भारत उतना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब का रुपया ही है। इंडोनेशिया भी, इसका भी रुपया ही है। उसके बाद आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा इंडोनेशिया में ही होगा, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। जावा द्वीप पर है बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर है। और विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है कौन, बोरोबुदुर का जो स्तूप है इसका नाम है बोरोबुदुर। और विश्व बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। यानी बुद्ध के जो अवशेष है ना उस पर जो स्तूप स्मारक बनाया गया उसी को स्तूप बोला जाता है। ठीक है। और बोरोबुदुर का स्तूप कितना है, 750 ईस्वी में बनाया गया था आसपास में। और बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मंदिर को क्या कहा जाता है, चैत्य। चैत्य, ये चैत्य कहा जाता है बौद्ध धर्म में मंदिर को। ठीक है। और कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है, याद रखिएगा। अब 25 नंबर में चलिए। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। तो इसका जो आंसर होगा, ये जानते हैं कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, रघुराम राजन, इसी का पुस्तक है ये। उसके बाद ये क्या था, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये रघुराम राजन। 26 नंबर में है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर भारत में गांधीवादी नीति को अपनाया था। ठीक है ना, इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार, इसका पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है। और इसने खुदाई खिदमतगार पार्टी में 4000 से अधिक अनुशासित स्वयंसेवी थे जो लाल कुर्ता धारण करते थे। इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया जाता है। किसे, इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। किसको, खुदाई खिदमतगार को कहा जाता है। अब आगे चलिए। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने, तो ये किया था विभाजन को रद्द जो किया था, तो इसका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यही लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बंगाल विभाजन का रद्द। कब किया था, 1911 में किया था। जबकि ये बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन 1905 में ये बंगाल का विभाजन कर दिया था। जबकि 1911 में जब दिल्ली का दरबार का आयोजन हुआ ना, उसी समय इसको रद्द कर दिया। कौन, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को। और राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था। घोषणा पूजा किसने किया था, तो जॉर्ज पंचम राजा आए थे। और बंगाल विभाजन को लागू किया था कब, 1905 में। कब, तो 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को किया था ये बंगाल विभाजन। ठीक है। और बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन पूछता है किस स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसके याद में। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ और रद्द लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ, जान गए। अब चलिए 28 में क्या कर रहा है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये देखिए, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ये किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, अर्थात परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणु संख्या समस्थानिक में समान होगा जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। अब जो है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, ये तो जानबे करते हैं क्योंकि परमाणु संख्या समान होता है। और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, ये भी सही होगा क्योंकि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगा। समस्थानिक ये सब गुण है। और समभारिक के बारे में भी जान लीजिए कि समभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो समभारिक कहते हैं। और इसमें जो है ना समभारिक में भौतिक गुण एक दूसरे से हमेशा भिन्न भिन्न होता है। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व की सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, एस्पिराटस। ठीक है, इसका सी होगा आंसर एस्पिराटस।
अब जान लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में किया गया। तब कब हुआ था? 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना। जबकि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम उपग्रह जो है ना, क्या नाम है? तो आर्यभट्ट है। प्रथम उपग्रह भारत का कौन है? तो आर्यभट्ट है, ठीक है ना। और ये कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। अब 30 नंबर में है कि किस अवस्था जो है ना, कितना एज तक होता है? तो 4 अवस्था है आदमी का, जो मानव का 4 अवस्था में होता है। 4 अवस्था में ब्रह्मचर्य पहला होता है। ब्रह्मचर्य जो है ना, ये होता है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक। जन्म से 25 वर्ष तक जो है ना ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ जो होता है 25 से 50 वर्ष तक होता है। गृहस्थ कितना? 25 से 50 वर्ष। और वानप्रस्थ जो होता है ना, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ, ये होता है 50 से 75 वर्ष तक। और सन्यासी होता है 75 से 100 वर्ष तक के होता है। तो इस अनुसार ऑप्शन जो मिलाइएगा, तो इसका 1, 2, 3, 4 अर्थात डी नंबर में आ रहा है। अब अगर 31 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का जो अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार मतलब क्या क्या अधिकार है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन भी पूछता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। चाहे राष्ट्रीय आपात लग जाए, आपातकाल के दौरान भी ये जो है ना निजता का अधिकार है, अनुच्छेद 21, ये नष्ट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भंग नहीं होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी भंग नहीं होगा। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया है, जिसके अंतर्गत मान सम्मान के साथ जीना, स्वच्छ वायु, जल, पर्यावरण को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, निजता को बनाए रखना आदि को भी शामिल किया है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी हालत में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस किस अनुच्छेद को या तो छोटा दायरा को छोट नहीं कर सकता है या उसको हटा भी नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21, ये 2 अनुच्छेद हमेशा काम करता है, आपातकाल के दौरान भी रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मुझे अभी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आप लोगों के आगे साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे। और प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अच्छा सेट का क्वेश्चन हम डिस्कशन के साथ आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।